हाँ जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू ट्रेडिंग बनिया। दोस्तों स्वागत है आपका एक और क्रिप्टो वीडियो में। तो दोस्तों ये हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है क्रिप्टो सीरीज़ के अंदर। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ हम टेक्निकल बातें करेंगे इसके अंदर, बट एंड का जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको वो समझ नहीं आया तो आप इन्वेस्टमेंट आगे स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक और थ्योरेटिकल वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो से हम प्योरली प्रैक्टिकल पर ही डील करने वाले हैं। तो फिर करें स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पहले कि यार इतनी तरह की क्रिप्टो करेंसीज क्यों हैं। बिकॉज आपने देखा होगा बहुत तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं। कुछ नोन है जैसे कि बिटकॉइन, जिसे हम बीटीसी भी बोल देते हैं। देन इथीरियम, जिसे हम ईटीएच बोल देते हैं। देन सोलाना, एसओएल, रिपल बोलते हैं जो कि एक्सआरपी है। देन आपने कुछ मीम कॉइन्स के नाम सुने होंगे जैसे कि डोज कॉइन। देन कुछ प्रोजेक्ट के नाम सुने होंगे विच इज़ आवे, देन ऑन्डो। एक्चुअल में ये सब है क्या? देखो, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था विच वॉज मोर फोकस्ड ऑन बिटकॉइन कि यार बिटकॉइन की 21 मिलियन की सप्लाई है। ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए है। ये एक न्यू तरह की करेंसी है। बट फिर इतनी सारी करेंसीज, अब इनका क्या मतलब है? तो दोस्तों क्रिप्टो जो हमारी स्पेस बनी हुई है, जो ब्रॉडर क्रिप्टो जिसे हम बोलते हैं, वो दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ क्रिप्टो कॉइन एंड द सेकेंड वन इज़ क्रिप्टो टोकन। अब पहले इन दोनों के डिफरेंस को समझते हैं, फिर इनमें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं व्हाट इज़ क्रिप्टो कॉइन। दोस्तों क्रिप्टो कॉइन को आपको इस समय समझना है कि जिस भी क्रिप्टो का खुद का ब्लॉकचेन है। अब आपको ब्लॉकचेन याद होगा, अगर आपको ब्लॉकचेन याद नहीं है या आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बट प्लीज़ पहले ब्लॉकचेन क्रिप्टो होता गया ये जाके समझिए। तो क्रिप्टो कॉइनिस जिसकी खुद की एक ब्लॉकचेन अवेलेबल है, मतलब जो डेवलपर्स थे उन्होंने पूरी ब्लॉकचेन रेडी करी। ब्लॉकचेन एक नोटबुक रेडी करी जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जा सकती हैं। एंड ब्लॉकचेन सबको पता है इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब अगर एक बार इसके अंदर डाटा चला गया तो वो डिलीट नहीं हो सकता। एंड ये ब्लॉकचेन पब्लिकली अवेलेबल हो सकती है। इसका अंदर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं पब्लिक उसे चेक करके वेरीफाई कर सकती है। एंड वेरीफाई कैसे करती थी? वाई यूजिंग माइनर्स, जो हमारी कंप्यूटर नोड्स होती हैं। वही ट्रांजैक्शन चेक करती हैं, वेरीफाई करती हैं, एंड देन पूरी ब्लॉकचेन जाके एक कंप्लीट होती है। तो क्रिप्टो कॉइन मीन्स जिनकी खुद की एक ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करती है। जैसे जो आपका बिटकॉइन है, बीटीसी है, ये एग्जिस्ट करता है बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे। इथीरियम जो है वो एग्जिस्ट करेगा इथीरियम ब्लॉकचेन पे। सोलाना अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब क्रिप्टो कॉइन्स बेसिकली है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बिकॉज इनके अंदर कॉइन वर्ड आ गया। ये अपने आप में एक मॉनेटरी वैल्यू होल्ड करते हैं। आपको इसे ऐसे समझना है कि जैसे इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री की अपनी एक वैल्यू है। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? आईएनआर, इंडियन रुपीज़। ठीक है। यूएसए की क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यूएसडी। इंडियन रुपीज़, डॉलर। वैसे चाइना की अलग करेंसी है, जापान की अलग करेंसी है। तो हर कंट्री की अपनी करेंसी है जो वहाँ पे यूज़ हो सकती है। एंड ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री की वैल्यू कम है किसी की ज़्यादा है। ठीक है, वेरिएशन ज़रूर आती हैं, बट हर कंट्री की जो करेंसी है उसकी अपनी एक वैल्यू है। एक्सचेंज भी पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि अगर आज हम बोलें $1 इज़ इक्वल टू 86 रुपीज़, और ये बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं कब जाके रुकेगा। मेरे अकॉर्डिंग 90 पर तो वैसे रुक जाना चाहिए। चलो। देन क्रिप्टो जो कॉइन्स होते हैं इनकी खुद की वैल्यू है। जैसे अगर अब हम बिटकॉइन की अभी बात करें, बिटकॉइन की अगर मैं आपसे डॉलर से बात करूँ, ये है सम मोर देन $100,000, यानी कि मोर देन $1 लाख इसकी वैल्यू आज है। एंड 2012 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये कुछ भी नहीं था। हार्डली अराउंड $100 के आसपास होगा, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। बट क्रिप्टो कॉइन में खुद की एक वैल्यू होती है। ठीक है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाते हैं हमारे। अब हर कॉइन का ना दोस्तों एक पर्पस है। जैसे जो बीटीसी था, इसकी जो ब्लॉकचेन बनी थी ये थी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए। बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स थी, तो ये मेनली एक करेंसी का ऑल्टरनेटिव था कि आपको अगर कहीं पे कुछ खर्चा करना है, कुछ बाय करना है, तो आप बीटीसी में खरीद पाओ, क्योंकि बीटीसी की वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही थी। नेक्स्ट जो आपकी आती है इथीरियम ब्लॉकचेन। इसका मेन पर्पस था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे तो काफ़ी टेक्निकल टर्म हो जाएगा, बट मैं ट्राई करूँगा अगर आपको समझ आता है तो। नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, इतना कोई डीप नहीं जाने वाले हम। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में कोई एग्रीमेंट। जैसे कि सपोज एक फार्मर है, वो खेती करता है। ठीक है।
खेती करके गवर्नमेंट को अपनी जो भी फसल होती है उसको आगे सेल कर देता है, इन बदले में पैसे मिल जाते हैं। बट क्या हुआ कि फार्मर ने गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि यार इस साल मेरे को लग रहा है बारिश बहुत ज़्यादा होएगी, एक्सेस में होएगी, तो चांसेस है मेरी जो क्रॉप है, मेरी फसल डैमेज हो सकती है। तो भाई मेरे को सेफ्टी चाहिए, मेरे को एक इंश्योरेंस चाहिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि अगर मैं मेरी जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है तो गवर्नमेंट मेरे को कुछ परसेंट सब्सिडी या फिर कुछ एक मॉनेटरी बेनिफिट देगी कि कल को मैं सेफ़ हो पाऊँ। बिकॉज अगर क्रॉप ही ख़राब हो गई, वो बेचेगा क्या, उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो दोनों पार्टीज एक एग्रीमेंट कर लेती हैं। मान लेते हैं फसल ख़राब हो गई, फार्मर गवर्नमेंट के पास जाएगा, बोलेगा कि भाई मेरे पैसे वापस करो यार। वापस तो क्या, पैसे दो जो इंश्योरेंस हुई थी। क्या गवर्नमेंट डिनाई कर सकती है? यस कर सकती है। बिकॉज ये एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना, एक पेपर पे बना, इसके अंदर एक ह्यूमन इन्वॉल्व था। कल को डिनाई कर सकते हैं। कल को एज्यूम कर चलो फार्मर क्या पता गलत बोल दे जाके कि मेरी फसल ख़राब हो गई, कौन प्रॉपरली आके चेक कर रहा है। तो इसको सॉल्व किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ने कि अगर एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट बन जाए ब्लॉकचेन के ऊपर। अब क्योंकि ब्लॉकचेन पे अगर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, ब्लॉकचेन पे सबको पता है जो चीज़ चली गई वो इम्यूटेबल है, चेंज नहीं करी जा सकती। यहाँ पे अगर मैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दूँ कि अगर फार्मर की इफ़ अगर फार्मर की जो फसल है वो ख़राब हो जाती है तो पेमेंट उसे मिल जाएगी, एल्स उसे पेमेंट नहीं मिलेगी। बस ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के मैंने इथेरियम पे डाल दिया, इथेरियम ब्लॉकचेन पे। तो जैसे ही चेक होगा कि हाँ जी फसल ख़राब है, ऑटोमेटिकली पेमेंट रिलीज़ हो जाएगी फार्मर के बैंक में। अब तो क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे कि पेमेंट क्या, उसे कौन से बैंक में मिलेगी या क्या वैल्यू मिलेगी। इस पे हम डीप नहीं जाने वाले बिल्कुल भी। मेरा जस्ट मोटिव है आपको समझाना कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इनका पर्पस क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। इंश्योरेंस के लिए, लेंडिंग के लिए। मान के चलो आपको मतलब आपने अपने दोस्त को कुछ पैसे उधार पे दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ ना, आप फ्रेंड से क्या एग्रीमेंट करोगे। बट बहुत टाइम बीत चुका, वापस नहीं कर रहा, इंटरेस्ट बनता जा रहा है। यही चीज़ अगर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती कि भाई मैं तेरे को पैसे उधार दे रहा हूँ, हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं बिटवीन पर्सन ए एंड बी। उसमें क्या हुआ, अगर कुछ टाइम के बाद पैसे वापस नहीं रिटर्न होते या ब्याज या जो कोई इंटरेस्ट है वापस नहीं आता, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा एंड इसमें से पैसे डेबिट होंगे एंड इसको क्रेडिट हो जाएंगे। अब इसके बाद पैसे अवेलेबल थे नहीं थे वो बाद के क्वेश्चन है, हम उनमें डिस्कस नहीं करने वाले। बट आई गेस आपको आइडिया लग गया होगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मेनली मोटिव क्या है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आपके इथेरियम ब्लॉकचेन पे बनते हैं। और भी बहुत तरह की ब्लॉकचेन्स अवेलेबल हैं, बट मेन पर्पस जो हम देख रहे थे कि यार व्हाट इज़ अ कॉइन, क्रिप्टो कॉइन, जिनकी खुद की एक मॉनेटरी वैल्यू है, जिनकी खुद की एक ब्लॉकचेन है। मान के चलिए ये अपने आप में अलग अलग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, या फिर हर बंदे के पास अपनी प्राइवेट कार है, उसकी पर्सनल स्पेस है। तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि यार क्रिप्टो टोकन क्या होते हैं। जैसे कॉइन की खुद की एक ब्लॉकचेन है, टोकन उसका एक स्मॉलर वर्जन है। टोकन की खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती, ये जस्ट एक स्पेसिफिक पर्पस सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। इनकी खुद की कोई मॉनेटरी वैल्यू अभी नहीं है। हाँ, टोकन्स की वैल्यू होती है, प्रोजेक्ट की वैल्यूज होती हैं, बट इनका सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे कि मान के चलो जैसे मॉल में जाते हैं, टॉप फ्लोर पे वो आर्केड गेम्स बने होते हैं ना, वहाँ जाके क्या करते हैं हम, हमें मान लो गेम खेलनी है, तो हम वहाँ पे रियल मनी डिपॉजिट करते हैं, बदले में हमें कुछ कॉइन्स मिलते हैं। वो कॉइन्स ही मिलते हैं, उन कॉइन्स को हम गेम में जाकर जब डालते हैं तो गेम खेल सकते हैं। वो जो कॉइन है, क्या आप उसे उस आर्केड जोन के बाहर यूज़ कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। वो कॉइन्स पर्टिकुलरली उन पर्पस के लिए बने हैं। तो वो कॉइन क्या है, वो कॉइन तरह का टोकन है। जैसे आप स्टारबक्स जाते हैं, स्टारबक्स में आप रियल मनी देके स्टारबक्स का कार्ड बनता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। बट क्या वो कार्ड आप बाहर यूज़ कर सकते हो किसी एटीएम से पैसे विड्रॉ करने के लिए? नहीं। उस कार्ड में आप बैलेंस डलवाते हो एंड वो बैलेंस पर्टिकुलरली स्टारबक्स के अंदर ही यूज़ हो पाएगा, उसके इकोसिस्टम में ही यूज़ हो पाएगा। तो ये है बेसिकली आपके क्रिप्टो टोकन्स, जो कि दूसरों की बनी हुई ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम आवे। आवे एक प्रोजेक्ट है, एक टोकन है जो कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है इथीरियम की ब्लॉकचेन पे। दोस्तों टोकन्स बनाने इजी है बिकॉज ब्लॉकचेन की जो डेवलपमेंट है बहुत डिफिकल्ट होती है।
बहुत सारे रूल्स गवर्निंग चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो इथेरियम ब्लॉकचेन पे आवे एग्जिस्ट करता है। अब आवे क्या काम आता है? आवे काम आता है लेंडिंग, बोरोइंग। एंड सपोज जैसे आप बैंक में एफडी जमा कराते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता है, एंड बैंक आगे वो पैसा एज ए लोन दे देता है। बदले में बैंक को क्या मिल रहा है? उसे एक हायर इंटरेस्ट मिल रहा है। आवे क्या है? आवे बेसिकली फाइनेंस में यूज़ हो रहा है। आवे के अंदर आप अपने क्रिप्टो स्टोर कर सकते हो एंड बदले में आपको एक रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, जैसे आप एफडी कराते हो। एंड सपोज मेरे को क्रिप्टो एज ए लोन चाहिए, मेरे को मान के चलो कुछ क्रिप्टो लोन पे चाहिए, मेरे को यूज़ करने हैं, सिमिलर जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, तो मैं बाद में आवे को कुछ रिटर्न वापस करूँगा, जो मेरा इंटरेस्ट है वापस करूँगा। ठीक है, तो मतलब मैं आवे के अंदर स्टेकिंग कर सकता हूँ। स्टेकिंग मतलब पैसा रख सकता हूँ, उसमें मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, एंड आवे से लोन भी ले सकता हूँ। तो आवे एक तरह का प्रोटोकॉल, एक प्रोजेक्ट बना इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके बने हुए हैं, कंपाउंड, ऑन्डो, सब एक तरह के टोकन्स हैं जो कोई ना कोई ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं, बट इनकी खुद की इतनी कोई वैल्यू नहीं होती। ये जो नीचे ब्लॉकचेन है इनको यूज़ करते हैं। अब जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी मॉनेटरी वैल्यू है, लोग टोकन्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बिकॉज टोकन्स की खुद की वैल्यू है। देखो, इन्वेस्टमेंट में क्या है, अगर एक प्रोजेक्ट अच्छा है, जैसे आवे है, मेरे को पता है टेक्निकलिटी में कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, इसकी वैल्यू ग्रो हो सकती है, तो मैं आवे टोकन के अंदर भी पैसा लगा सकता हूँ एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो क्रिप्टो में जो इन्वेस्टमेंट होती है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन रिसर्च कि यार ये टोकन कैसा है, ये कॉइन कैसा है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। बिकॉज दोस्तों बहुत कॉइन्स आपने देखे होंगे, जैसे कि जो मीम कॉइन्स बनते हैं, आपको याद होगा अराउंड 3-4 डेज पहले 18 जैन को एक टोकन लॉन्च हुआ, ट्रम्प। आपको अगर याद होगा, ये इसने इतने ज़्यादा टर्न्स दिए थे डेली के अंदर, मतलब एक ही दिन के अंदर इतने सारे लोग मिलीनियर्स बन गए। ये क्या था? ये एक टोकन था, किस पे बना था? सोलाना ब्लॉकचेन पे। ट्रम्प की वैल्यू बढ़ी तो सोलाना का भी प्राइस बढ़ गया। ये होती है टोकन्स। बट ट्रम्प की एक्चुअल में क्या, इस जो ट्रम्प का जो टोकन था, क्या इसके एक्चुअल में कुछ पीछे बैक एंड है, कुछ वैल्यू है? नहीं, ये जस्ट काइंड ऑफ एक मीम कॉइन बना था। अगर आप आज जाके प्राइस देखोगे, ट्रम्प कॉइन यहाँ स्टार्ट हुआ, अपसाइड शूट किया, एंड कल देखो ओथ सेरेमनी थी, उसके बाद डंप भी हो चुका है। तो ये क्या था? पंप एंड डंप। तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्रिप्टो कॉइन या हर क्रिप्टो टोकन के पीछे कुछ प्रॉपर एक रीजनिंग होगी, कोई इन्वेस्टमेंट होगी या कोई प्रोजेक्ट होगा। कुछ स्पेकुलेशन के लिए बनते हैं, कुछ मीम कॉइन्स बनते हैं, कुछ फ्रॉड कॉइन्स भी होते हैं। उनके बारे में हम एक बाद में अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली वो एम एल एम स्कीम वाले कॉइन होते हैं, हम उनको बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई गेस आपको क्रिप्टो कॉइन एंड क्रिप्टो को टोकन का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो अब दोस्तों, अब हम टोकन से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं कि स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं। एंड दोस्तों, यही सबसे मेन टॉपिक है इस वीडियो का, स्टेबल कॉइन्स। इतने सारे तरह क्रिप्टो हैं, कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, सबकी एक वैल्यू है। एंड आपने देखा होगा क्रिप्टो मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। बाय वॉलेटाइल आई मीन क्रिप्टो के जो प्राइसेस हैं, बिटकॉइन के प्राइस, इथीरियम के प्राइस, वो डेली बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं। एक दिन में कॉइन इतनी रैली कर जाएगा एंड सडनली डंप भी हो सकता है। ये जो आपकी बाकी मार्केट क्लास हैं, जैसे कि फॉरेक्स या स्टॉक, उनके जैसा इतना स्टेबल नहीं है। सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज क्रिप्टो के अंदर अभी इतनी रेगुलेशंस नहीं बन पाई हैं। जो आपकी रेगुलेशंस हैं अच्छे से अडॉप्ट नहीं हो पाई। कुछ कंट्रीज अडॉप्ट कर लिए, जैसे दुबई, कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया, उन्होंने अब तक अडॉप्ट नहीं किया। तो इनकी जो एक्चुअल मॉनेटरी वैल्यू है, बिटकॉइन की एक्चुअल मॉनेटरी वैल्यू, इथेरियम की एक्चुअल मॉनेटरी वैल्यू, उनमें अभी टाइम लगना है स्टेबल होने में। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि यार सपोज अभी क्या है, हम इंडिया में रह रहे हैं, जहाँ पे क्रिप्टो में इतनी इरेगुलरिटीज़ हैं, इतने रेगुलेशंस नहीं बन पाए। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है, एंड ऊपर से टैक्स भी आपको पता है 30% है। तो सपोज करते हैं आपके पास एक बैंक अकाउंट है जिसमें आपकी फियाट करेंसी पड़ी है। अब क्या हुआ, आपको मन किया कि यार मेरे को बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है। चलो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। एज्यूम करते हैं 1 BTC की वैल्यू है 100 रुपीज़। जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, हाँ ठीक है। अब बिटकॉइन को बाय कैसे करेंगे? देखो, बिटकॉइन या तो माइन होता है, या फिर आप किसी और से बाय कर सकते हो जिसके पास ऑलरेडी वो चीज़ है। तो बिटकॉइन आप ले सकते हो एक्सचेंज से। अब एक्सचेंज भी दो तरह की होती है, उनको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो एक एक्सचेंज है जहाँ बिटकॉइन अवेलेबल है, आप वहाँ से बिटकॉइन परचेज कर सकते हो। बदले में क्या देना है? बदले में उसे उसे इंडियन रुपीज़, उसे फियाट करेंसी देनी है। तो आपने क्या किया, पहले बैंक से आप एक्सचेंज के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करोगे 100 रुपीज़।
ये एक एंट्री जाएगी आपके बैंक के अंदर। बैंक सस्पिशियस हो जाएगा कि यार ये क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बिकॉज ऑलरेडी हमारे यहाँ पे रेगुलेशंस बहुत, कहते नहीं, बनी नहीं अच्छे से, बहुत स्ट्रिक्ट हैं अभी भी हम क्रिप्टो को लेके। चलो, हुआ क्या, आपने सपोज 10,000 रुपीज़ एक्सचेंज में डाले और 10,000 के आपने बिटकॉइन परचेज कर लिए। मतलब कितने बिटकॉइन आए आपके पास यहाँ पे? 100 BTC आपने परचेज कर लिए एट 100 रुपीज़ ईच। ठीक है, चलो, बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ती गई। सपोज करते हैं बिटकॉइन का प्राइस 100 से 200 चला गया, तो आपको प्रॉफिट हुआ। आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी, जो आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, वो कितने बन गए? 20,000। ठीक है, अब आपका मन किया कि यार इसमें से 50% मैं बेच देता हूँ। बेसिकली 10,000 मैं बेच देता हूँ, बाकी पड़ा रहेगा बिटकॉइन में, क्या पता और ऊपर चले जाए। सारा पोर्टफोलियो नहीं बेचने का मन आपका। चलो, आपने सेल कर दिया। 10,000 आपकी एज इन्वेस्टमेंट पड़े रहे, बाकी 10,000 अभी उस एक्सचेंज के अंदर ही है, आपको यूज़ करने हैं पैसे। तो अब आप क्या करोगे? वापस आप इसे बैंक में फिएट में कन्वर्ट करोगे, विड्रॉ लोगे। जब आप ये एंट्री लोगे तो बैंक फिर सस्पिशियस हो जाएगा कि यार इसने तो क्रिप्टो से गेंस किए हैं, जो भी ये वैल्यू आएगी इस पे आप 30% टैक्स पे कर दोगे। चलो, यहाँ तक भी बात ठीक है, इट्स ओके। बट जो 10,000 आपने इन्वेस्ट करे हुए हैं बिटकॉइन के अंदर, अब क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, क्या आपका बिटकॉइन क्रैश कर जाए, उसकी वैल्यू नीचे गिर जाए, जो आपकी 10,000 की वैल्यू थी और नीचे चली जाए, आप क्या प्लान करोगे? आइदर लॉस बुक कर लेते हैं, या फिर नहीं यार क्रिप्टो मेरे को पता फ्यूचर अच्छा है तो मैं और पैसा लगाता हूँ। आप क्या करोगे? फिर से बैंक से एक्सचेंज के अंदर और पैसा डालोगे, बिकॉज कहते हैं ना बाय द डिप, कि बिटकॉइन का प्राइस और सस्ता हो रहा है, खरीद लेते हैं। फिर से बैंक से एक एंट्री गई, फिर से आप बाय करोगे, फिर से सेल करोगे, फिर से बैंक में लोगे। तो इससे क्या होता है, मल्टीपल एंट्रीज हो जाती हैं, हर पॉइंट पे टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है, हर पॉइंट पे बैंक अपने चार्जेस लगाना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों, क्रिप्टो का जो मोटिव था वो यही था कि हम बैंकिंग सिस्टम को, टैक्स सिस्टम को बाईपास कर पाएँ, ट्रांजैक्शंस हम डायरेक्टली कर पाएँ, जिसे हम पीयर टू पीयर बोलते थे। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, बैंक क्या है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है, हम चाहते थे कि यार सब कुछ डिसेंट्रलाइज हो जाए, गवर्निंग अथॉरिटी सिर्फ एक ना हो, पब्लिक बन पाए। अगर हम बैंक से ही सब कुछ बार बार कर रहे हैं तो फिर तो क्रिप्टो का पर्पस ही खत्म हो गया। अब ठीक है, जो ये बातें चल रही हैं थोड़ी सी टेक्निकली, मैं कहता हूँ ना इधर लीगल है ना इधर इलीगल है, इरेगुलर है, एक ग्रे एरिया में ज़रूर है, बट यही सॉल्यूशन है और कुछ आपके पास कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। बट तो अब बात आती है कि यार बार बार फिएट में डील करना पड़ रहा है, क्या कुछ ऐसा नहीं है कि यार मैं विड्रॉ तो ले पाऊँ, बट मेरी जो करेंसी है वो स्टेबल रहे, ऊपर नीचे ज़्यादा ना हो, ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो। तो इसलिए स्टेबल कॉइन्स बने। स्टेबल कॉइन्स इन द एंड, इनके नाम में कॉइन है बट इन द एंड ये टोकन ही है। एंड इसमें सबसे बड़ा आपने एग्जांपल सुना होगा पहले, USDT, जिसको हम टीथर भी बोलते हैं। देन एक आता है आपका USDC, USD कॉइन। ये USDT क्या है? ये बेसिकली इथीरियम ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। अब इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू $1। स्टेबल कॉइन्स में मतलब क्या है? स्टेबल कॉइन्स आर द कॉइन्स जिनके पीछे एक्चुअल में कोई मॉनेटरी जो एसेट क्लास है, जैसे कि US डॉलर्स, गोल्ड, वो पीछे बैकिंग में है, ताकि उनकी वैल्यू स्टेबल रहे, फ्लक्चुएट ना करे। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें, जैसे कंट्री, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक कंट्री कितना मनी प्रिंट कर सकती है, वो डिपेंड करता था कि उनके पास गोल्ड का रिजर्व कितना है। बट चलो वो केस आगे चला गया, अब एक कंट्री ने एक्सेस मनी प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली स्टेबल कॉइन के साथ है, वर्ल्ड में जो USDT की जो सप्लाई है वो डिपेंड करेगी कि USDT जिसने बनाया, जो उसकी सेंट्रल अथॉरिटी है, उसके पास उतनी अमाउंट का एक्चुअल में US डॉलर्स होना चाहिए, या फिर उस कंट्री के बॉन्ड्स होने चाहिए, या फिर उतना गोल्ड होना चाहिए उतनी वैल्यू का, तभी जाके इसकी जो प्राइसिंग है स्टेबल रहेगी। तो इट मीन्स ये US डॉलर्स का एक क्रिप्टो वर्जन है, एक क्रिप्टो टोकन बन गया। सिमिलरली आपका USDC है जो सर्कल फाउंडेशन संभालती है। तो अब इजी क्या चीज़ हो सकती है कि मैं अपना जो बिटकॉइन है उसको जब सेल करूँगा, सपोज़ मेरी जो बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट है, इथेरियम की इन्वेस्टमेंट है, जब मैं उसको सेल करूँगा तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू USDT एंड अपने वॉलेट में स्टोर कर सकता हूँ।
जैसे आपके जो मनी है आप उसको बैंक अकाउंट में रखते हो, वैसे क्रिप्टो को आप एक वॉलेट के अंदर भी रख सकते हो। तो मैं यूएसडीटी को स्टोर कर लूँगा। जो मेरे 10,000 वर्थ ऑफ यूएसडीटी होंगे, जो मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी, जो मैंने निकालनी थी, विड्रॉ करनी थी, अब वो स्टेबल रहेगी। बहुत माइनर फ्लक्चुएशंस होंगी, ना के बराबर, बिकॉज अब ये एक स्टेबल कॉइन के अंदर आ चुका है। होगा क्या, सपोज आपके पास बिटकॉइन थे, सेल किए, आपको मिल गए यूएसडीटी। कल को आपको लगा कि यार बिटकॉइन का प्राइस गिर गया है, मेरे को वापस इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं वापस से यूएसडीटी से पीटीसी परचेज कर सकता हूँ। बीच में बैंकिंग सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट ही खत्म हो गया। बट देखो, यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि इनिशियली, सपोज चलो फर्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ यहाँ पे, कि मेरे पास अगर यूएसडीटी आ गया, अब रियल वर्ल्ड में मैं एक्सपेंस कैसे कर पाऊंगा? देखो, रियल वर्ल्ड में तो आप फिएट से ही एक्सपेंस करते हो ना। आपको ब्रेड खरीदनी है, कार खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप अपनी नेटिव करेंसी यूज़ कर पाओगे। क्या यूएसडीटी आपकी नेटिव करेंसी है? नो। दोस्तों, एक करेंसी जो पब्लिकली यूज़ करती है वो ही एक्सेप्टेबल है। यूएसडीटी एक लीगल टेंडर नहीं है। कुछ कंट्रीज़ में यूएसडीटी को अडॉप्ट कर चुके हैं, जैसे कि दुबई। दुबई में अगर आपके पास यूएसडीटी है तो आपको अलग से कार्ड मिल जाता है, लाइक अ डेबिट कार्ड। आप जाके उसे स्वाइप करो, डायरेक्टली आप कार, लैंड वगैरह परचेज कर सकते हो। बिकॉज दुबई में क्रिप्टो का अडॉप्शन रेट बहुत हाई है। यूएस प्लान कर रहा है कि वो यूएसडीटी को लीगल टेंडर कर देंगे। ऑफिशियल कोई रूल्स नहीं आए हैं, बट ईजी है। इंडिया में यूएसडीटी पे कुछ भी एक्शन नहीं है अभी। ये टोटली अभी भी एक ग्रे एरिया के अंदर है। आप यूएसडीटी में परचेजिंग नहीं कर सकते। तो आपके पास क्या सोल्यूशन है? आपको यूएसडीटी को फिएट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब फिर से वही बात आ गई, अगर यूएसडीटी को फिएट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर से एक बैंक इन्वॉल्व हो गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि यार, मेरे को अगर बिटकॉइन परचेज करने हैं एंड डायरेक्टली, मैं नहीं चाहता कि बैंक इन्वॉल्व हो। देखो, फिर इनिशियली क्या चाहिए? यूएसडीटी चाहिए। तो फिएट टू यूएसडीटी कैसे होगा? सपोज ऐसा करते हैं कि यार आपको 1 साल के बाद क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट करनी है, बट आप चाहते हो कि मेरे को अभी से मैं अब मेरी जो फिएट करेंसी है उतने कि मैं यूएसडीटी लेकर रख लूँ आने वाले टाइम के लिए। बाद में जब क्रिप्टो में एक ड्रॉप आएगा, मैं यूएसडीटी से डायरेक्टली बाय कर लूँगा। तो यूएसडीटी तक पहुँचना ही सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे। तो अब बैंक को इन्वॉल्व करना नहीं है, फिर वही बात आ जाएगी, टैक्स का सिस्टम पड़ेगा। तो इसके अंदर दोस्तों आपके काम आती है पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस। इसमें जो दोस्तों पी टू पी होती है वो आपकी दो तरीके से होती है, आइदर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। इसमें क्या होता है, एजेंट्स होते हैं जिनके पास ऑलरेडी यूएसडीटी अवेलेबल होता है, उनके पास पूल होता है यूएसडीटी का। अब उनके पास कहाँ से आया वो क्वेश्चन नहीं है, मे बी वो किसी और कंट्री से लेके आए होंगे। आपके पास अगर कैश में पैसा अवेलेबल है, आप क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन को एजेंट ढूंढ सकते हो, बेसिकली जो यूएसडीटी सेल कर रहा है। आप उसके पास जाओगे, आप उसे कैश दोगे, बदले में आपको वो आपके क्रिप्टो वॉलेट में इक्विवेलेंट यूएसडीटी दे देगा। सपोज मैं मान के चलता हूँ, अगर 1 USDT इज इक्वल टू 86 इंडियन रुपीज़, तो आप अगर इसे 8600 कैश दोगे तो बदले में आपको 10 USDT मिल जाएंगे। समझे मेरी बात? सिमिलरली अगर आपको यूएसडीटी सेल करने हैं तो आपको बायर ढूंढना पड़ेगा जिसको यूएसडीटी चाहिए। आप उसे यूएसडीटी सेल करोगे एंड बदले में आपको वो कैश दे देगा। तो यूएसडीटी टू फिएट में यही एक ऑप्शन बचता है, स्पेशली इन इंडिया, अगर आपको क्रिप्टो में काम करना है और कोई भी सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। देखो, आप डायरेक्टली बैंक से भी ट्रांसफ़र कर सकते हो एक एक्सचेंज के अंदर, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आने वाली है? वही टैक्स का सिस्टम। देन सस्पिशियस एंट्रीज। इंडिया में अभी भी क्रिप्टो के ऊपर प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं बन पाई है, तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि यार मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है। एंड पी में भी दोस्तों ऑनलाइन के अंदर बहुत स्कैम चल रहे हैं। पी टू पी अगर करना भी है तो ट्राई करिए आपके एरिया में अगर आपको कोई ऑफलाइन एजेंट मिल जाता है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, पी टू पी जो सेलर होता है, अब टोटली चीज़ें अनोनिमस रहती हैं। क्रिप्टो का मतलब ही यही था कि चीज़ें अनोनिमस रहें। मान के चलिए कोई सेलर है जो यूएसडीटी सेल कर रहा है, मैं गया उसके पास कि यार मेरे को यूएसडीटी चाहिए, वो बोलेगा ठीक है, आप पेमेंट डलवा दो बैंक में, क्योंकि देखो अगर ऑनलाइन डील कर रहे हो तो होगा क्या, आप अपने बैंक से किसी थर्ड पार्टी के बैंक में पैसा डलवा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि यार ये ट्रांजैक्शन क्यों की है,
बिकॉज अगर ट्रांजेक्शन देखो छोटी अमाउंट की है, 5,000 10,000 एग्रीबल है। अगर बड़ी अमाउंट होगी 1 लाख 2 लाख 10 लाख, तो बैंक क्वेश्चन ज़रूर करेगा, बिकॉज बी की ये इनकम काउंट हो रही है। देन आपको यूएसडीटी रिलीज हो गए, सपोज आपको यूएसडीटी मिल गए, कल को सेलर कंप्लेंट डाल दे कि यार ये सस्पिशियस एंट्री है, या फिर सेलर कोई कंप्लेंट डाल दे कि मेरे को तो पैसा मिले नहीं कभी, या फिर जब आप यूएसडीटी बेचने गए, ठीक है, आपने क्या किया, यूएसडीटी सेल कर दिए, बदले में आपको पेमेंट मिल गई बैंक के अंदर। अगर आपको पेमेंट मिल रही है, आपको वो इनकम शो करनी पड़ेगी किसी थर्ड पार्टी से कि इनकम आई है। सेकंड, इस बंदे को यूएसडीटी मिल गए, बट इसने कंप्लेंट डाल दी कि यार मेरे बैंक से फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुई है, मेरे बैंक से जो डेबिट हुए हैं और आपको क्रेडिट हुए हैं वो फ्रॉड है, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसलिए ऑनलाइन P2P में बहुत स्कैम चल रहे हैं। अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत सोच समझ के वेरिफिकेशन करके ही कीजिए। आई रिकमेंड कि यार अगर आपको क्रिप्टो में डील करना है तो P2P तो आपको करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो फाइंड ऑफलाइन एजेंट जो आपकी हेल्प कर पाए एंड आप कैश में डील कर पाएँ। देखो आई एग्री, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल ज़रूर है, बिकॉज हम यहाँ पे टैक्स सिस्टम बैंकिंग सिस्टम से बाहर होकर काम कर रहे हैं। बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपको लगता है कि यार क्रिप्टो के अंदर वो पावर है कि फ्यूचर में इसका बेनिफिट आपको दिख रहा है, आपको लगता है कि यार ये एक नेक्स्ट गोल्ड बन सकता है, बिकॉज हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि यार जिस कंट्री पे मैक्सिमम रिजर्व गोल्ड का था वही आज सुपर पावर है। अब कंट्रीज बिटकॉइन का रिजर्व बना रही है, स्लोली बिटकॉइन क्रिप्टो का अडॉप्शन रेट बढ़ रहा है, कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही हैं। दुबई जैसे कंट्री ने अडॉप्ट कर लिया, रशिया में रूल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, यूएस में ट्रंप आ चुके हैं, लेट्स सी इन 4 ईयर्स क्या रूल्स बनते हैं। बट पॉजिटिव होप्स बहुत हैं क्रिप्टो के साथ। अगर आपको क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, आपको एज ए इन्वेस्टमेंट इसका ऑप्शन देखना है, ट्रेडिंग ऑप्शन देखना है, तो आपको P2P के अंदर घुसना पड़ेगा, आपको इन चीज़ों के अंदर आना पड़ेगा। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जो बहुत ज़रूरी था डिस्कस करने के लिए, बिकॉज मेनली क्वेश्चन यही आते हैं कि यार यूएसडीटी क्या होता है, यूएसडीसी क्या होता है। यूएसडीसी भी एक स्टेबल कॉइन ही है जस्ट लाइक यूएसडीटी। कि मैं कैसे बाय करूँ, ठीक है हम अकाउंट ओपन कर लेंगे बाइनेंस में, जिस मर्जी में भी हम एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लेंगे, बट आपके पास पैसा होना चाहिए ना इन्वेस्ट करने के लिए। पैसा है भी तो एक्सचेंज में पैसा जाएगा कैसे, वो जाएगा वाया यूएसडीटी, वाया P2P ही ओनली। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, हम एक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके देखेंगे, यूएसडीटी से चेक करेंगे कि पेमेंट्स कैसे होती हैं, क्रिप्टो बाय कैसे किया जाता है। तो अभी के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी नहीं समझ आया तो एक बार रिवाइंड करके देखें। स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको क्रिप्टो के बेसिक्स नहीं समझ आए तो वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप जाके उसे चेक कीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया क्रिप्टो कॉइन क्या होता है, टोकन क्या होता है, तो मेरे को कमेंट करके बताएं। आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन करके उसके अंदर भी ये सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए आप अलविदा लेते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।